पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोना कुलदेवी के मंदिर में उस आदमी के अचानक हाथ पकड़ने से थोड़ी घबरा जाती है। हाथ झटकते हुए कहती है, ओ हेलो, अपनी ये अतरंगी चालें यहाँ पर नहीं, किसी और के पास जाकर ट्राई करना, नहीं तो हाथ तोड़कर हाथ में दे दूंगी तुम्हारे। सोना की तेज आवाज सुनकर शोभित पास आकर बोला, क्या हो गया? सोना शोभित के सवाल पर उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोली, इनका कहना है कि मैं सम्राट को छोड़कर चाहूं तो इनकी बाहों में जा सकती हूं। शोभित उस आदमी को घूरते हुए बोला, आखिर तुमने बात ही दिया ना कि तुम छोटे दादा की परवरिश हो। सोना शोभित की बात पर हैरानी के साथ बोली, क्या ये फैमिली मेंबर है? मुझे पता नहीं था। शोभित सोना से बोला, तुम जाकर भाई के साथ अनाज देने में मदद करो, मैं इससे निपट लूंगा। सोना शोभित से बोली, हमें 2 दिन हो गए आए, हम कब वापस जा रहे हैं? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। तभी दामिनी आते हुए बोली, क्या बात है बहुरानी, अपने परिवार वालों से मिलकर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सोना दामिनी से बोली, आप गलत समझ रही है बुआ जी, मुझे यहाँ इसलिए अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल काला है। दामिनी अपनी दांत पीसते हुए बोली, जरा जुबान को लगाम दो। सोना दामिनी की बात पर चुप हो जाती है तो शोभित दामिनी से कहता है, और आपको किसने हक दिया सोना से इस तरह से बात करने का? दामिनी व्यंग भरी मुस्कान के साथ बोली, क्या बात है, पति से ज्यादा देवर साथ है। शोभित दामिनी को घूरते हुए बोला, सही का साथ देने के लिए रिश्तों की जरूरत नहीं पड़ती, और आप जैसे लोग रिश्तों को कहाँ समझते हैं। दामिनी शोभित को घूरते हुए बोली, अच्छा अब बच्चे हम लोगों को रिश्ते संभालना सिखाएंगे। सोना उन दोनों को बहस करता हुआ देखकर दामिनी से बोली, मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, शोभित की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। शोभित ने सोना से कहा, एक्सक्यूज मी, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, और सबसे जरूरी बात तुम हो जो दूसरों की बातें सुनती हो, मैं नहीं। सोना शांत लहजे में बोली, अगर बातें हमारे बड़े सुना रहे हैं तो हमें सुन लेना चाहिए। वो जरूर कुछ सोचकर सुना रहे होंगे, उन्हें उल्टा जवाब देना सही नहीं होता। शोभित ने सोना के बात पर कहा, तुम गलत हो, हम जिसे जितना ज्यादा सुनते हैं वो हमें उतना ही ज्यादा डरने की कोशिश करता है। सोना हल्की मुस्कान के साथ एक नजर दामिनी को देखने के बाद शोभित से बोली, पापा ने हमेशा मुझे और सिद्धू को सिखाया है, औरत कभी कमजोर नहीं होती। खुशी, नफरत, दुख और इज्जत जितना उसे मिलता है उससे दुगना वो वापस करती है। रविंद्रनाथ आते हुए बोले, तो तुम क्या वापस करने वाली हो बेटा? सोना रविंद्रनाथ की बात पर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, अभी मैं प्यार करना सीख रही हूँ, लोगों की परवाह करना सीख रही हूँ, फैमिली चलाना सीख रही हूँ। जब मुझे ये सारी चीजें मिल जाएंगे ना तो मैं अपने दिल को खोलकर उन सबको अपना प्यार वापस करूंगी। सम्राट सोना के पास आकर उसके आगे कुछ पेपर्स करके बोला, इन पेपर पर साइन करो। सोना कंफ्यूज होकर बोली, यह कौन से पेपर है? सम्राट बिना किसी भाव के बोला, मैंने कहा ना कि इन पेपर पर साइन करो। सम्राट के टोन को देखते हुए सोना बिना सवाल करे पेपर पर साइन करके सम्राट को वापस कर देती है। रविंद्रनाथ सम्राट की तरफ देख रहा था। सम्राट रविंद्रनाथ के हाथ में पेपर देते हुए बोला, दादाजी, मैंने अपनी पत्नी को उसके सारे जिम्मेदारियां से मुक्त कर दिया है। जो जमीन मेरी और सोना के नाम पर था मैंने उसे आपके नाम ट्रांसफर कर दिया है। सम्राट से रविंद्रनाथ ने कहा, क्या तुम सारे रिश्ते तोड़ रहे हो असम से? सम्राट हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, रिश्ते तोड़ने से भी नहीं टूटते, और यहां से तो खून का रिश्ता है, आता रहूंगा मिलने। शोभित सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, क्या आपने राजीव भाई को कॉल किया था? सम्राट अपना सिर हिलाकर बोला, हाँ, यहां से हम सीधा मुंबई के लिए निकल रहे हैं। सावित्री आते हुए बोली, तुम क्या कह रहे हो सम्राट? तुमने कहा था कि 2 दिन रुकने वाले हो, अचानक जाना। सम्राट बीच में बोला, दादी माँ, वहां मेरा जरूरी काम है, इसलिए मैं यहां नहीं रह सकता, लेकिन चाहूंगा कि आप जरूर मुंबई आए। दामिनी ने कटाक्ष भरी आवाज में बोली, अपने अतीत से भाग रहे हो सम्राट? सम्राट बिना किसी भाव के बोला, अपने अतीत से कोई नहीं भाग सकता, वो एक ना एक दिन हमें पकड़ ही लेता है। दामिनी सम्राट की बात पर बोली, मैं भी तुम्हारे साथ मुंबई चलना चाहूंगी। शोभित दामिनी के बात पर बोला, वहां पर मॉम है, आपका कोई भी चाल काम नहीं देगा, इसलिए आप यही रहिए। दामिनी शोभित की बात पर अपने दांत पीस लेती है। सावित्री अपने आंखों में नमी लिए सम्राट को गले लगाकर बोली, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? सम्राट सावित्री जी के पीठ सहलाते हुए कहा, मैं यहाँ वैसे भी नहीं आने वाला था, जो काम बरसों से अधूरा था उसे पूरा करने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सावित्री सम्राट से अलग होकर उसके माथे पर चुमकर बोली, सदा सुखी रहो, और बहुत ही जल्द मुझे परपोता भी चाहिए। सम्राट सावित्री की बात पर बोला, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, ये बात आप अपनी बहू से भी कहिए। सम्राट के इस बेशर्मी भरी बात पर सोना के गाल लाल हो जाते हैं, वो इधर उधर देखने लगती है। सम्राट रविंद्रनाथ की तरफ देखते हुए कहा, दादाजी, यहाँ का सारा काम हो चुका है।
मैंने उन लोगों से बात की, अब वो लोग मंदिर की प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में देना चाहते हैं और मुझे भी इसमें कोई भी बुराई नजर नहीं आती। दुश्मनी से अच्छा यही है कि यह गवर्नमेंट को चला जाए, सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगे। रविंद्रनाथ सम्राट की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोले, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है। और तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे की है? सम्राट टाइम देखते हुए बोला, 3 बजे, 1 बजे चुके हैं, हमें निकलना है। सावित्री सम्राट की बात पर बोली, अभी सब साथ में चलते हैं। सम्राट अपना सिर हिलाता है और उस आदमी की तरफ देखता है जो कि आलोक का छोटा भाई अनिरुद्ध था, जिसने सोना का हाथ पकड़ा था। सम्राट अनिरुद्ध के पास आकर बोला, इसका तोहफा तुम्हें बहुत ही जल्दी मिलेगा। अनिरुद्ध सम्राट की आंखों में आंखें डालकर बोला, जब तुम्हारी असलियत तुम्हारी बीवी को पता चलेगा ना, तो तुम्हारी मुंह पर थूक कर भागेगी। सम्राट तिरछी मुस्कान के साथ बोला, कहीं दोबारा मुंह चलाने के लिए तुम्हारी जुबान सही सलामत बचे ना बचे। आलोक आते हुए बोला, तुम मेरे भाई को धमकी दे रहे हो सम्राट? सम्राट पलटकर आलोक से बोला, नहीं, मैं बस ये बताना चाह रहा था कि अनिरुद्ध ओबरॉय परिवार के नाम पर धब्बा है, जो अपने ही भाई की बीवी पर डोरी डालता है। कहीं तुम्हारी बीवी के साथ भी ऐसा ना हो। माया, जो कि आलोक के पीछे आ रही थी, सम्राट की बात पर थोड़ा घबरा जाती है और अनिरुद्ध घूरकर सम्राट की तरफ देखता है। सम्राट उन लोगों को इग्नोर करते हुए सोना के हाथ को पकड़कर बोला, चलो। सोना अपना सिर हिलाती है तो सम्राट उसे वहां से ले जाने लगता है कि तभी शीतल कहती है, सम्राट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सम्राट बिना शीतल की तरफ देखते हुए कहता है, पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। शीतल एक नज़र सोना को देखने के बाद बोली, हाँ बोलो। सम्राट इस पर शीतल की तरफ देखते हुए बोला, तुमने सोना के हाथ में तेल क्यों गिराया? सोना हैरानी से शीतल की तरफ देखने लगती है। यकीन नहीं हो रहा था, जो लड़की उसे इतने प्यार से और अच्छे से बात कर रही थी, उसने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन क्यों? शीतल बिना किसी झिझक के सम्राट से बोली, तुम्हें सब पता है, फिर भी तुम मुझसे ये सवाल पूछ रहे हो सम्राट? सम्राट सर्द आवाज में बोला, मैंने आज तक अपनी बीवी के प्यार को नहीं समझा, तो मैं भला तुम्हारे प्यार को कैसे समझूं और क्यों समझूं? शीतल अपनी मुट्ठी कसते हुए बोली, बचपन में जब हम यहाँ सम्राट शीतल की बात को बीच में काट कर बोला, वह बचपन था, ये जवानी है, मुझे जो करना है मैं खुलकर करूंगा, मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। शीतल अपनी आंखों में नमी लिए बोली, क्या कमी है मुझमें? सम्राट बिना किसी झिझक के बोला, और ऐसी क्या खासियत है तुमने? शीतल नफरत से सोना को घूरते हुए बोली, और ऐसी क्या खासियत है इस मिडिल क्लास लड़की में जो तुमने सारी लड़कियों को छोड़कर इससे शादी की? सम्राट अपने दांत पीसते हुए बोला, सोना की जो इंसल्ट करनी है वो सिर्फ मैं कर सकता हूं। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई और उसे मिडिल क्लास कहे। वो कोई गरीब नहीं है, इंडिया के द बिजनेस टाइकून सम्राट ओबरॉय की वाइफ है। तुम्हारा क्या औकात है जो मैं तुमसे शादी करूंगा? शीतल के आंखों से आंसू बह जाते हैं और वही सोना की आंखों में आंसू आ रहे थे। सावित्री शीतल को थप्पड़ मारते हुए बोली, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने ये सब किया था बहू के साथ? शीतल ने रोते हुए कहा, तो क्या करती बड़ी दादी, बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ सम्राट से प्यार किया और उसने इस मिडिल क्लास लड़की से शादी कर ली। रविंद्रनाथ शीतल की बात पर बोले, किसी इंसान का चरित्र उसके हाई क्लास या लो क्लास होने से नहीं होता शीतल, उसका स्वभाव मायने रखता है। तुम भले ही बड़े घर की बेटी हो, लेकिन तुमने गलत तरीका अपनाया। सम्राट सोना के चेहरे को पकड़कर बोला, तुम्हें रोने के लिए किसने कहा? सोना अपनी आंखों में नमी लिए बोली, मैं आपके लायक नहीं हूं। सम्राट अपना सर हिलाते हुए बोला, हाँ तो तुम मेरी क्वालिफिकेशंस को क्रैक नहीं कर सकती। एक बेवकूफ लड़की हो जो बहुत ही सेंसिटिव है, बात बात पर रोती है, लेकिन समझदार है, और मुझे ज्यादा चालाक लोग नहीं पसंद, इसलिए चला लेंगे धीरे धीरे पूरी जिंदगी। सोना सम्राट के हाथ को हटाते हुए बोली, आप हमेशा मुझे इंसल्ट क्यों करवाते हो? सम्राट सोना के जबड़े को दबाते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे हाथ को झटकने की? सोना आवाज थी, तुम्हारे हाथ सही सलामत नहीं है, वरना तुम्हें बताता मैं। सोना के गाल लाल हो जाते हैं क्योंकि सम्राट काफी कसकर उसके गालों को दबाया था। सम्राट सोना को छोड़ शीतल की तरफ देखते हुए बोला, मैं कभी किसी का उधार नहीं रखता, ब्याज सहित वापस करता हूं। सम्राट सोना के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए मंदिर से बाहर की तरफ ले जाता है। सावित्री, रविंद्रनाथ, शिवराज, नीलिमा वैदिक भी उनके पीछे चले जाते हैं। अनिरुद्ध ने शीतल की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है, तुम तो घर की रही ना घाट की, चाहो तो हमारे घर रह सकती हो। शीतल गुस्से से अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए बोली, तुम लोगों के घर में रहने से अच्छा मैं सड़क पर भीख मांग लूं। इतना कहकर शीतल भी उन लोगों के पीछे चली जाती है। आलोक ने अनिरुद्ध से कहा, सम्राट ने तुम्हें दिन दहाड़े धमकी दिया है, कैसे करोगे तुम? अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बोला, हम भी आ रहे हैं मुंबई, देखते हैं कैसे उसकी वो खूबसूरत सी बीवी मेरी बाहों में आने से बच पाएगी।
माया अनिरुद्ध की उन इंटेंस नजरों को देखकर चुप हो जाती है तो अनिरुद्ध तिरछी मुस्कान के साथ बाकी घर वालों की तरफ चला जाता है। रागिनी माया के कान में धीरे से बोली, क्या आप दोनों का नाजायज संबंध है? माया रागिनी को घूरते हुए बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो इसलिए अपना मुंह बंद करके रखो। रागिनी ने डिसपॉइंटेड भरी नजरों से माया को देखते हुए बोली, पर वह आपके देवर है। माया बिना किसी झिझक के बोली, मेरा शुगर डैडी भी है, अब चुप रहो। रागिनी हैरान भरी नजरों से माया को देखकर बाकी लोगों की तरफ चली जाती है। आलोक माया से बोला, क्या हो गया माया? माया ने अपना सिर हिलाकर बोली, कुछ भी तो नहीं, चलिए अब हमें भी घर जाना चाहिए। आलोक माया की बात पर अपना सिर हिलाता है और बाकी घर वालों की तरफ चला जाता है। कुछ देर में प्राइवेट जेट हवेली के गार्डन में खड़ी हुई थी और सभी लोग गार्डन में आ चुके थे। सम्राट का सामान भी आ चुका था और वो किसी से फोन पर बात कर रहा था। रविंद्रनाथ सोना को एक फोन देते हुए बोले, तुम्हारा फोन टूट गया था ना? सोना रविंद्रनाथ की बात पर हैरान होते हुए बोली, आपको कैसे पता? वो तो मनाली में। शोभित आते हुए बोला, अब दे रहे हैं तो चुपचाप रख लो ना, सीआईडी क्यों बन रही हो? सोना शोभित के बात पर मुंह बनाती है तभी सावित्री शोभित के कान को पकड़ते हुए बोली, शोभित वो तुम्हारी बड़ी भाभी है ना, तुम इस तरीके से उससे बदतमीजी कैसे कर सकते हो? शोभित सावित्री की बात पर अपने कान छुड़ाते हुए बोला, दादी माँ इस लड़की का दिमाग नहीं है एक भी, सिर्फ रिश्ते में मुझसे बड़ी है, उम्र में पूरे 3 साल छोटी है। रविंद्रनाथ शोभित को इग्नोर कर सोना से बोले, सोना मुझे पता है सम्राट थोड़ा अजीब है लेकिन वो दिल का बुरा नहीं है, अपनी चीजों के लिए वो बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टिव है, किसी भी हद तक जा सकता है, बात बात पर उसे गुस्सा आता है लेकिन मैंने देखा है वो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होता है। कभी उसे छोड़ना मत और सबसे जरूरी हालात चाहे जैसे भी हो वक्त ले लेना, लेकिन सम्राट को छोड़कर मत जाना। सोना रविंद्रनाथ की बात पर बोली, दादाजी सब लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल अच्छे नहीं है, मुझे यहाँ आकर पता चला कि वो अलग ही इंसान है। लेकिन मुंबई में वो इतने सेल्फिश क्यों रहते हैं? रविंद्रनाथ मुस्कुराकर बोले, अब जिंदगी खुदगर्ज बन जाए तो इंसान को भी खुदगर्ज बनना ही पड़ता है। अभी इन सभी चीजों के बारे में मत सोचो। सावित्री सोना को एक ताबीज देते हुए बोली, इसे अपने हाथ में बांध लेना, जब खुशखबरी आए बच्चे की देखभाल करेगा। सम्राट आते हुए सावित्री जी से कहा, यह सब बकवास है दादी माँ, बच्चे का ख्याल उसकी माँ और मेरा परिवार रखेगी, यह ताबीज नहीं। सावित्री सम्राट की बातों को इग्नोर करके सोना को ताबीज दे देती है और सोना उसे रख भी लेती है। सम्राट सोना के हाथ को पकड़कर बोला, चलो शाम तक हमें वहां पहुंचना है। सावित्री सम्राट को घूरते हुए बोली, सम्राट तुम हमेशा बहू को सूटकेस की तरह उठाकर या घसीटते हुए क्यों लेकर जाते हो? सम्राट सावित्री की बात पर बोला, मुझे डर लगा रहता है दादी, इतनी दुबली पतली सी है कहीं हवा में ना उड़ जाए, इसलिए इसे मजबूती से पकड़कर रखना पड़ता है। एक बार फिर खुद की वेट के लिए इंसल्ट महसूस करते हुए सोना अपना सिर झुका लेती है। रविंद्रनाथ सोना की बात पर बोले, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम्हारी बीवी का वजन। सम्राट ने शरारती भरी मुस्कान के साथ सोना को देखते हुए कहा, यह भी आपने बिल्कुल सही कहा दादाजी, तो चलिए जब दोबारा मिलूंगा तब आपको मेरी बीवी अच्छी खासी हट्टी कट्टी नजर आएगी। सोना सम्राट की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई भी विटामिन पाउडर नहीं पीओगी, अच्छा नहीं होता टेस्ट। सम्राट को सोना की बात पर इस बार हंसी आ जाती है। शोभित अपनी भाभी को देख रहा था जो कि एक शैतान के साथ फंस गई थी। सम्राट जब भी डबल मीनिंग बातें करता वो या तो कंफ्यूज हो जाती या फिर शर्मा जाती। शोभित सम्राट की तरफ देखते हुए बोला, चले। सम्राट अपना सिर हिलाता है, सोना को लेकर जेट में बैठ जाता है। कुछ ही देर में वो लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं, फिर सभी लोग हवेली के अंदर चले जाते हैं। इधर अमृत, वैशाली, लाखन और कुछ लोग मुंबई पहुंच चुके थे। रेलवे स्टेशन पर ओबरॉय इंडस्ट्री का ऐड चल रहा था। वैशाली ऐड को देखते हुए बोली, काश ऐसा होता कि यहां आकर मैं भी इन लोगों से मिल पाती, साला कितने अमीर होते हैं दुनिया में लोग। अमृत वैशाली को एक नज़र देखने के बाद अपना दूसरा फोन निकालता है जो कि उसके बैग में था और किसी को कॉल करने लगता है। कुछ देर बात करने के बाद अमृत लाखन से बोला, आर यू श्योर कि तुम जाना चाहते हो हम लोगों के साथ? लाखन अमृत की बात पर बोला, हमको भेजा ही इसलिए है ताकि हम वैशाली दीदी का ख्याल रख सके। वैशाली लखन की बात पर बोली, हमारे बाप लगते हो कबे जो तुम हमारा ख्याल रखोगे? मामा ने भेजा है, अब तुम यहां से जाओ, अब हम अपने पति के साथ रहेंगे। लाखन वैशाली के बात पर बोला, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकते वरना काका हमको मार डालेंगे। वैशाली लाखन को आंख दिखाते हुए बोली, और अगर तुम यहां से नहीं गए तो हम तुमको मार डालेंगे। अमृत ने इरिटेट होकर बोला, तुम लोगों को मरने मारने वाली बातें करनी है ना, सो प्लीज गो समवेयर फार अवे, मेरा दिमाग खराब मत करो। अमृत को घूरते हुए वैशाली बोली, पति हो इसलिए तुम अभी तक 2 पैरों पर खड़े हो, वरना बताती मैं तुम्हें।
अमृत घूरकर वैशाली की तरफ देखता है कि वहां राजीव भागते हुए आया और गहरी सांस लेते हुए कहा, अमित ब्रो शुड हैव टोल्ड बिफोर कमिंग, इस तरीके से हार्ट अटैक मत दिया करो। सम्राट और बाकी लोग कहाँ हैं? उन लोगों ने कहा कि शाम तक पहुंचेंगे। अमृत राजीव के बात पर बोला, आई थिंक दे आर कमिंग बाय जेट, मैं असम नहीं पहुंच पाया। राजीव हैरान होते हुए बोला, व्हाट यू मीन कि नहीं पहुंच पाया? तुम 2 दिनों से क्या कर रहे थे? वैशाली सामने आते हुए बोली, हमसे शादी कर रहा था। राजीव अपनी आंखें बड़ी करके कभी अमृत को देखता तो कभी वैशाली को। वैशाली खुद को हैरानी से देखता हुआ पाकर राजीव से बोली, का हो गया? कान नाक आंख सब कुछ खुला करके क्यों देख रहे हो? लड़की ही हूं। राजीव वैशाली की आवाज पर होश में आता है और वैशाली को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगता है, जो कि शादी के जोड़े में खड़ी हुई थी। राजीव अमृत के कान में धीरे से बोला, ब्रो डिड यू हैव एन अफेयर विथ दिस बिफोर, इसलिए तू। अमृत ने राजीव को घूरते हुए बोला, कंट्रोल योर थिंकिंग एंड शट अप। राजीव अमृत के गुस्से भरी आवाज पर चुप हो जाता है। वैशाली राजीव की तरफ देखते हुए बोली, अब क्या यहां धूप में खड़ा करके गुल्फी की तरह पिघलवाने का इरादा है क्या, या फिर घर भी लेकर चलना है? राजीव थोड़ा कंफ्यूज होकर बोला, गुल्फी नहीं होता, कुल्फी होता है। वैशाली राजीव को घूरते हुए बोली, यू कीप योर माउथ शट, मुझे बेहतर तरीके से पता है क्या होता है क्या नहीं, एक तो सीआईडी की तरह घूरे जा रहे हो। राजीव ने नकली मुस्कान के साथ कहा, वेलकम टू मुंबई भाभी जी, चलिए आपके ससुराल वाले आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। वैशाली अमृत की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारा चेहरा कहीं सड़ा हुआ है, चलो। अमृत एक गहरी सांस लेकर राजीव से कहा, ब्रो को कॉल करो और बोलो कि जल्दी से जल्दी घर पहुंचे। वैशाली राजीव से बोली, हमारा पति जो कह रहा है ना वही करो, और दूसरा हमें भी मिलना है अपने जेठ से। राजीव एक्साइटमेंट में बोला, क्यों क्यों मिलना है आपको अपने जेठ से? वैशाली ने बेफिक्री से कहा, काहे कि जब हम इससे शादी कर रहे थे ना तब ये बार बार चिल्ला रहा था, मेरे भाई को पता चलने दो, वो किसी को छोड़ेगा नहीं। इसी खातिर हमारे एक्साइटमेंट का कीड़ा हमारे जेठ से मिलने के लिए फड़फड़ा रहा है और हम देखना चाहता है हमारा जेठ कौन से खेत की मूली है। राजीव वैशाली की बात पर बोला, वो किसी खेत के मूल नहीं है बल्कि सुनामी है। वेल ही विल फाइंड आउट व्हेन ही गज होम। वैशाली अमृत से बोली, चले। अमृत वैशाली को घूरते हुए बोला, मुझसे दूर रहना तुम, और हाँ, अपना ये सड़ा हुआ जुबान वहां जाकर मत खोलना। राजीव उन दोनों को देखकर इतना तो समझ चुका था कि ये दोनों एक दूसरे को जानते बिल्कुल नहीं, लेकिन शादी। अभी भी राजीव सदमे में था, तभी अमृत का फोन बजने लगा। अमृत देखता है कि उसे शोभित कॉल कर रहा था। अमृत एक गहरी सांस लेकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, यश से। शोभित दूसरी तरफ से बोला, ब्रो हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, वी विल बी होम इन एक ओवर। आप कहां पहुंचे हो? अमृत एक नजर वैशाली को देखने के बाद बोला, आई एम लीविंग द स्टेशन, सी यू एट होम। शोभित अमृत की बात पर ओके बोलकर कॉल कट कर देता है। राजीव अमृत की तरफ देखने लगता है तो अमृत गुस्से से कहता है, क्या तुम्हें पता है खुशहाली कहाँ है? राजीव खुशहाली के जिक्र पर एक नजर वैशाली को देखने के बाद बोला, आई थिंक शी विल बी एट होम। अमृत वार्निंग टोन में बोला, वो घर नहीं आनी चाहिए। राजीव अपना सिर हिला देता है। अमृत अपना बैग उठा स्टेशन से बाहर चला जाता है। राजीव वैशाली को रास्ता दिखाते हुए कहता है, चलिए। वैशाली राजीव के दिखाए डायरेक्शन की तरफ निकल जाती है और उसके साथ में लाखन भी आ जाता है। राजीव हटे कट्टे आदमियों को देखते हुए एक गहरी सांस लेता है और स्टेशन से बाहर आ जाता है। ओबरॉय विला। अमृत की कार आकर ओबरॉय विला के पार्किंग लॉन्च में आकर रुकती है। अमृत एक गहरी सांस लेकर कार से बाहर आता है। पीछे एक और कार आकर रुकती है जिसमें राजीव और सारे लोग बैठे हुए थे। अमृत को आज अपने घर आने में एक नर्वसनेस महसूस हो रही थी। वैशाली अमृत के पीछे गाड़ी से बाहर आती है। राजीव भी कार से बाहर निकल अमृत की तरफ आ जाता है। वैशाली विला को देखते हुए बोली, ओह दादा, इतना बड़ा घर। वैशाली के रिएक्शन पर अमृत अपने दांत पीसते हुए बोला, लार टपकाना बंद करो लालची औरत। वैशाली अमृत को घूरते हुए देखकर बोली, लालची औरत किसको बोला तुमने? अपना कान खोलकर सुन लो, हम भी अमीर घर से हैं, ठीक है ना? 10 एकड़ खेत है हमारा, हमारे मामा ठेकेदार हैं बनारस में। राजीव उन दोनों को झगड़ता हुआ देखकर बीच में आकर वैशाली से कहा, भाभी जी हमें अंदर चलना चाहिए। वैशाली अमृत की तरफ इशारा करते हुए राजीव से बोली, अपने इस बुड़बक को समझा दो, हम बता रहे हैं साला मदद मांग रहे थे हम इनसे, लेकिन उल्टा हमको कहता है कि नाटक में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, अब मरो। अमृत वैशाली की बात पर गुस्से से बोला, एक्सक्यूज मी, मैंने ट्रेन की चेन नहीं खींची थी, वह तो तुम्हारे उन 2 कौड़ी के जाहिल गवार लोगों के बीच में फंस गया था। वैशाली काम टोन में बोली, सुनो, हम भी मर नहीं रहे थे और ना ही हमको मिची मिची उठी थी तुमसे शादी करने के लिए, इसलिए हमको तो ब्लेम बिल्कुल मत करो तुम।
राजीव फिर से वैशाली की बात पर कंफ्यूज हो जाता है। वैशाली को उंगली दिखाते हुए अमृत ने कहा, तुम इस घर की बहू तो बन सकती हो लेकिन मेरी बीवी नहीं, नेवर एवर, क्योंकि तुम्हारी जैसी गंवार लड़कियों में बिल्कुल पसंद नहीं करता। वैशाली अपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली, तुमने गंवार किसको कहा बे साले, बीकॉम ग्रेजुएटेड है हम। अमृत राजीव से बोला, तुम देख रहे हो इस लड़की का लैंग्वेज, कौन कहेगा इसे कि ये ग्रेजुएटेड है, होगी किसी लो क्लास हिंदी मीडियम से। राजीव इरिटेट होकर बोला, अरे बस करो यार, पहले अंदर तो चलो, यहीं पर तुम लोग महाभारत खेल रहे हो, अंदर अभी सुनामी बाकी है। अमृत वैशाली को इग्नोर करके सीधा विला के अंदर चला जाता है। वैशाली भी उसकी पीछे पीछे चली आती है। राजीव भगवान से प्रार्थना करते हुए उन दोनों के पीछे चला जाता है। इस वक्त हॉल में सब लोग बैठे हुए थे, शाम हो चुकी थी इसलिए सब ऑफिस से आ चुके थे। विराट अमृत के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोला, ब्रो मैंने आपको बहुत मिस किया। अमृत विराट के पीठ को थपथपा कर बोला, वापी कहाँ है। विप्लव आते हुए बोला, आई एम हियर ब्रो। अमृत विप्लव को गले लगा लेता है क्योंकि वह विप्लव के ज्यादा करीब था, क्योंकि वह उसके लिए उसका सबसे छोटा भाई था। निर्जला अमृत की तरफ देखकर बोली, बेटा जाकर फ्रेश हो जाओ, डिनर साथ में करते हैं, और हाँ सम्राट भी आ रहा होगा। विराट एंट्रेंस की तरफ देखते हुए अमृत से बोला, ब्रो आपको लेने के लिए राजीव भैया गए थे ना, क्या वह अंदर नहीं आए, मुझे उनसे कुछ मीटिंग। कहते हुए विराट रुक जाता है क्योंकि वैशाली अपने लहंगे को पकड़े अंदर चली आ रही थी। विराट को अपना सेंटेंस पूरा न करता हुआ देखकर विप्लव बोला, व्हाट हैपेंड। कहते हुए वह भी रुक जाता है। अमृत को पता था कि उसके भाइयों का रिएक्शन कैसा होने वाला है, इसलिए वह नॉर्मल ही रहता है। सब लोग एंट्रेंस की तरफ देखते हैं। वैशाली एंट्रेंस पर खड़ी होकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोली, नमस्ते निर्जला जी। अमृत से वैशाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, अमृत ये है कौन। राजीव अंदर आते हुए बोला, आपकी दूसरी बहू है लेकिन मुझे इसका नाम ही नहीं पता। सभी लोग हैरानी से वैशाली की तरफ देखने लगते हैं। राजेंद्र खड़ा होकर अमृत से बोला, अमृत व्हाट अ जोक, कौन है ये लड़की। वैशाली अंदर आते हुए बोली, हमें पता है सरप्राइजिंग है थोड़ा, लेकिन एडजस्ट करने से सब ठीक हो जाता है, और हम आप लोगों को बताते हैं ना, हमारा नाम है वैशाली मिश्रा। और रचना वैशाली की बात को बीच में काटकर बोली, वही रूको मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, सीधा घुसी चली आ रही हो। वैशाली राजीव के कान में धीरे से बोली, जिस सुनामी की बात कर रहे थे तुम का यही है वह। राजीव ने वैशाली की बात पर धीरे से कहा, इससे भी बड़ा तूफान है जिसका नाम है सम्राट ओबरॉय, और वह आपका जेठ है। वैशाली राजीव की बात को सुनकर अपना सिर हिलाकर रचना से बोली, हम गुंडे की तरह यहां घूस नहीं आए हैं, आपके घर का बेटा हमसे बिहार रचाकर लाया है। रचना वैशाली के सामने आकर बोली, तुम्हारे कहने से हम मान जाएंगे, अभी तक अमृत ने नहीं कहा कि वो तुम्हें अपनी बीवी समझता है। वैशाली रचना की बात पर हंसते हुए बोली, पति तो हम भी उसको नहीं समझते लेकिन एडजस्ट कर रहे हैं ना। रचना अमृत से बोली, अमृत किसी नौटंकी में शादी करके आए हो क्या, कैसी बदतमीज लड़की है जिसे ठीक से बात करने का भी ढंग नहीं है। वैशाली अमृत से बोली, मुंह में कहे दही जमा कर रखे हो, बोलो ना तुम्हारी बीवी है। अमृत रचना से बोला, यह सही कह रही है चाची, शी इज माई वाइफ। विप्लव निर्जला जी से बोला, बड़ी माँ जाकर आरती की तैयारी करो, मेरी दूसरी बड़ी भाभी आई है। रचना विप्लव को डांटते हुए बोली, चुप रहो गधे लड़के, कोई भी ऐरी गैरी आएगी तो इस घर की बहू बन जाएगी। वी हैव ऑल्सो सम स्टेटस एंड स्टैंडर्ड, कोई भी ओब्रॉयज परिवार का बहू नहीं बन सकता। वैशाली रचना की बात पर बोली, काहे कोई एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है क्या इस घर के लड़कों से शादी करने के लिए, है तो ये भी लड़के ही ना, या कोई बहुत बड़े राजकुमार है। रचना वैशाली को उंगली दिखाते हुए बोली, शट अप, तुमसे बात नहीं हो रही है मेरी, और जो अपने से बड़ों को जवाब दे वैसी लड़कियां मुझे नहीं पसंद। वैशाली रचना की उंगली को नीचा करते हुए बोली, और हमें भी कोई उंगली दिखाकर बात करें हमें बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वह हमसे उम्र में कितना ही बड़ा क्यों ना हो। अगर हम किसी को अपने सिर पर चाहना जानते हैं तो जमीन पर मुंह के बल गिराना भी। एंट्रेंस से गुस्से भरी आवाज सुनाई देती है, क्या बदतमीजी है ये, कौन हो तुम जो हमारे घर में आकर मेरी चाची से बदतमीजी कर रही हो। राजीव अपने आंखें मिचकर धीरे से बोला, आ गया तूफान, कोई बचाए वैशाली जी को। वैशाली और सब लोग पीछे की तरफ देखते हैं जहां सम्राट सोना और शोभित के साथ खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर एक गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वैशाली बिना किसी झिझक के सम्राट से बोली, आपको देखकर लगता है आप ही हमारे वो सुनामी जेठ जी हैं। सो इट्स अ प्लेजर टू मीट योर ब्रदर। सम्राट अंदर जाकर वैशाली के सामने खड़ा होकर बोला, व्हाट नॉनसेंस, इस घर की बहू तुम्हारे जैसे बदतमीज लड़की, निकलो यहां से, क्योंकि मुझे ऐसे जाहिल लोग बिल्कुल पसंद नहीं। वैशाली सम्राट के आगे अपना फोन रखते हुए बोली, जेठ जी जरा आंख और कान खोल कर देखिए, आपके भाई ने शादी की है मुझसे, जबरदस्ती नहीं घुसी इस घर में जो आप मुझे कचरे के माफिक उठाकर बाहर फेंक देंगे।
सम्राट वैशाली के फोन में देखता है जिसमें अमृत और वैशाली की शादी की फुटेज चल रही थी। सम्राट गुस्से में उस फोन को उठाकर फर्श पर पटक देता है और अमृत के सामने जाकर कहता है, बनारस घूमने गए थे या फिर शादी करने गए थे? वैशाली अपना फोन टूटा हुआ देखकर सम्राट से गुस्से में बोली, ओ हेलो, हमारे पैसे का था, ये किसी से डरा धमका कर नहीं मांगा है हमने, जो आप इस तरीके से हमारा फोन तोड़ रहे हो। सम्राट वैशाली को उंगली दिखाकर अपने दांत पीसते हुए बोला, शट अप, आई एम टॉकिंग टू माय ब्रदर। वैशाली सम्राट के उंगली को नीचे करते हुए बोली, पहले हमारा फोन वापस करो, फिर आप अपने भाई से दिन चाहे रात भर बतियाओ, हमको क्या करना है भाई। सम्राट राजीव से बोला, इसका फोन जिस कंपनी का था लाकर दो इसे और रवाना करो यहां से। इसके बाद वो अमृत से बोला, तुम चुप क्यों हो, मेरी सवाल का जवाब दो। अमृत पूरे फैमिली को देखते हुए जो कुछ भी बनारस स्टेशन पर हुआ था वहां से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक के सब कुछ बता देता है। रचना अमृत की पूरी बात सुनकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोली, जबरदस्ती शादी की गई है। अमृत तुम्हें अपनी बीवी मानता नहीं है तो तुम यहां रहकर क्या करोगी, तलाक लो और चलती बानो यहां से। वैशाली रचना की बात पर अपनी आंखें छोटी करके बोली, गजब, मतलब हमने जबरदस्ती शादी की, आपके बेटे से हमारे साथ भी जबरदस्ती हुई है, हम तो वैसे मदद मांग रहे थे। सम्राट ने वैशाली से कहा, ओ कि तुम्हें डिवोर्स के बाद तुम्हारी मुंह मांगी कीमत दे दी जाएगी। वैशाली अमृत के सामने जाकर बोली, तुम बताओ, डाइवोर्स लेना चाहते हो हमसे? अमृत बिना वैशाली की तरफ देखकर बोला, हाँ, क्योंकि यह रिश्ता जबरदस्ती बांधा गया है और मैं इस जबरदस्ती के रिश्ते में फंसकर नहीं रहना चाहता। रचना वैशाली के हाथ को पकड़कर बोली, सुन लिया ना अमृत ने क्या कहा, अब निकलो, फिर कोर्ट में तलाक के लिए आ जाना। वैशाली एक गहरी सांस लेकर रचना से अपना हाथ छुड़ाकर बोली, जबरदस्ती करना बंद कीजिए, और बिल्कुल सही कहते हैं साला, बनारस में सहरिया लोगों का दिल बहुत काला होता है, आज देख भी लिया। सोना जो अब तक शांत खड़ी सब कुछ देख रही थी, वैशाली के पास आकर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? वैशाली सोना से बोली, वैशाली मिश्रा, हमारे मामा जी का नाम देवराज सिसोदिया बनारस के ठेकेदार हैं, हमारी मां ने मिश्रा से शादी किया इसलिए हम मिश्रा हो गए। सोना हल्का मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम सोना अवस्थी है और मैं आपकी जेठानी हूं। वैशाली ने मुंह बनाते हुए कहा, हम छोटे हैं, आपसे तुम कहो, आप नहीं, हमें अच्छा नहीं लगता। सम्राट सोना को अपनी तरफ खींचकर वैशाली से बोला, तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मेरी बीवी से रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करो। सोना सम्राट से बोली, लेकिन वो अमृत भैया की पत्नी है, कीप योर माउथ शट, सम्राट ने सोना को घूरते हुए कहा। सोना सम्राट की आंखों में देखते हुए बोली, शादी और पति पत्नी का रिश्ता गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं होता, मैं भी मिडिल क्लास हूं, लेकिन हमारा रिश्ता चल रहा है ना, अगर अमृत भैया और वैशाली अपने रिश्ते को एक मौका देंगे तो क्या ये रिश्ता नहीं चल सकता? सम्राट अपने दांत पीसते हुए सोना से कहा, शायद तुमने सुना नहीं, अमृत ने क्या कहा कि वो उस लड़की को अपनी पत्नी नहीं मानता, जबरदस्ती शादी हुई है उनकी। सोना सम्राट से अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, पत्नी तो आप भी मुझे नहीं मानते थे, जबरदस्ती शादी तो हमारी भी हुई है और आप तो मुझे तलाक भी देना चाहते हैं तो दे दीजिए। सम्राट सोना के बाजू को मजबूती से पकड़कर गुस्से से बोला, मैंने तुम्हें तलाक देने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए तुम बिल्कुल बकवास मत करो, अदरवाइज आई कैन हर्ट यू। अमृत सम्राट को सोना से दूर करते हुए बोला, भाई, मेरे वजह से आप दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो? सोना अपने बाजू को सहलाते हुए अमृत से बोली, विराट भाई बता रहे थे कि आप बहुत समझदार हैं, लेकिन वो गलत बोल रहे थे। रिश्तों के मामले में आप बिल्कुल अपने भाई की तरह हैं, बेवकूफ। सम्राट अमृत को खुद से दूर करते हुए सोना की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुमने बेवकूफ किसे कहा? हाँ, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बेवकूफ कहने की? मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। सोना 2 कदम पीछे होकर बोली, आप बेवकूफ हो। असम में बहुत भोले और संस्कारी बन रहे थे, कोई आकर यहां पर देखें कि आपसे बड़ा स्वार्थी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सम्राट सोना पर चिल्लाते हुए बोला, सोना तुम अपनी हद पार कर रही हो। मैंने हद पार करना आपसे ही सीखा है, वरना सोना अवस्थी को अपने संस्कार बहुत प्यारे हैं, सोना ने सम्राट को कटाक्ष करते हुए कहा। सम्राट सोना की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। राजीव सम्राट को पकड़ते हुए सोना से कहा, बहन तुम क्यों अपने सोए हुए शेर को जाग रही हो? सोना राजीव की बात पर बोली, कोई शेर नहीं है, वह बागड़ बिल्ला है, बागड़ बिल्ला जो अपने नीली आंखों से सबको घूरता रहता है। रचना गुस्से से सोना से बोली, जरा तमीज से बात करो। सोना रचना के गुस्से भरी आवाज से चुप हो जाती है, फिर एक गहरी सांस लेकर सम्राट से बोली, आप वैशाली को यहां रख रहे हो या नहीं? सम्राट ने अकड़ कर कहा, बिल्कुल नहीं, वो यहां नहीं रह सकती। सोना वैशाली के हाथ को पकड़कर बोली, चलो मेरे साथ। सम्राट सोना पर चिल्लाते हुए बोला, तुम कहां जा रही हो? सोना पलटकर सम्राट से बोली, अवस्थी हाउस जा रही हूं, मैं यहां पर नहीं रहूंगी। सम्राट गुस्से से सोना को घूरते हुए बोला, तुम किसी और के लिए इस घर को छोड़कर जाना चाहती हो?
सोना अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ, क्योंकि वैशाली भी इस घर की बहू है। अगर मुझे इस घर में बहू होने की मान्यता दी जा रही है तो उसे भी हक है। क्या होने वाला है आगे कहानी में? क्या सम्राट सोना के सामने हार मान जाएगा या फिर सोना को जाने देगा? अमृत क्या सच में नहीं मानता वैशाली को अपनी पत्नी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए माय क्रूल डेविल हस्बैंड कहानी पर।